था। तो ये था कि यहाँ हम बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्र में किए जा रहे व्यवहार के विधि व निषेध पक्ष का अध्ययन करेंगे। तो लास्ट वीकेंड हमने ये जो है बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, ये जो है इनके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। इसमें एक विधि पक्ष है ना? विधि पक्ष मतलब सही तरीके से जीना, सही व्यवहार, सही कार्य। और फिर एक है निषेध पक्ष, है ना? कि गलती होती है तो ऐसा होता है और इसको नहीं, ऑफ कोर्स गलती को नहीं करना है, तो इसीलिए इसको निषेध की कैटेगरी में रखा कि भैया ये करने योग्य काम नहीं है, सही तरीका जो है वो ये वाला कॉलम है। तो ये बौद्धिक नियम मतलब अपने में काम करना, अपनी बुद्धि पे, अपनी जागृति के लेवल पे, ये इंडिविजुअल लेवल पे हर एक व्यक्ति को जो है, जो अभी हम परावर्तन प्रत्यावर्तन की बात करें तो ये प्रत्यावर्तन अपने प्रति जो है, जो जब हम ध्यान देते हैं तो ये बौद्धिक क्षेत्र, बौद्धिक नियम जो है ये उसको कवर करते हैं। ठीक है, फिर जब सब मानवों के साथ में जीना है ना, दूसरे मानवों के साथ में जीना है, तो फिर ये सामाजिक नियम की बात आती है। ठीक है, तो ये सामाजिक नियमों की बात की। और फिर प्रकृति के साथ में जीना है तो प्राकृतिक नियमों की बात है ना? तो प्राकृतिक नियम के अनुसार चलेंगे तो प्रकृति के साथ में भी तालमेल पूर्वक जी पाएंगे, और प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, तो फिर प्रकृति के साथ में भी हम ठीक से नहीं जी पाएंगे और इवेंचुअली नुकसान हमारा ही होने वाला है। देखिए, धरती पर 4 अवस्थाएँ हैं: पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो कहीं पर बड़े अच्छे से चर्चा हो रही थी कि पानी खराब होता है, पानी गंदा होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने वाला है? पशु को ज़्यादा साफ पानी चाहिए या आदमी को ज़्यादा साफ पानी चाहिए? तो बड़ी ज़ाहिर-सी बात है कि पशु तो तालाब में भी जाके पानी पी लेता है ना? सड़क के किनारे पड़ा रहता है, कोई पानी बारिश में इकट्ठा हो जाता है और वहीं पे जो है वो पानी पी लेता है। आदमी को साफ पानी चाहिए, है ना? अ, जिसे कहते हैं कि जो साफ हवा चाहिए, वो सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? है ना? तो वो भी पता चलता है कि भैया वो मानव को चाहिए काफ़ी। हम जैसे ये प्राणावस्था की इकाइयाँ देखते हैं, ये तो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड इन्हेल करते हैं। तो अगर धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही हो, ऑक्सीजन कम हो रही हो, हमें तो नुकसान जो है वो किसको है? मानव को सबसे ज़्यादा। तो हम जो कार्यकलाप कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का नुकसान हो रहा है, इवेंचुअली उस प्रकृति के असंतुलन से इन चारों अवस्थाओं में से सबसे ज़्यादा जो सफरिंग होगी वो मानव की ही होगी। तो अपनी ही गलत करतूतों से इवेंचुअली हम ही पीड़ित होंगे, ये भी समझ में ना आए, तो ये जो है ये काफ़ी बड़ा गैप है। तो ये इसीलिए बाबा जी ने बड़े इसको प्रिसाइज़ली जो है जो है बौद्धिक नियम, अ, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम इस कैटेगरी में रखा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूरे दर्शन में। ये हमारे को ध्यान में बना रहे हैं कि ये वाले नियम जो हैं ये यहाँ पर डिटेल में रखे हुए हैं। कभी रेफरेंस के लिए बार-बार इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हमको यहाँ से जो है ना, अब हमको कवर करना है, तो आज इसकी रीडिंग करके चर्चा भी कर लेते हैं। बताएँ कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ लेती हूँ भैया। ठीक है दीदी। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य नीति निम्न 6 दृष्टिकोण से निर्धारित की जानी चाहिए तथा उसका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इन बिंदुओं के आधार पर मानव के सह अस्तित्व, जागृति तथा समृद्धि की दृष्टि से व्यवस्था तथा स्वानुशासन का सामान्यीकरण महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा सह अस्तित्व सिद्धांत से। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन सिद्धांत आवर्तनशील विधि से। तीसरा, उत्पादन सुरक्षा प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के सिद्धांत से। चौथा, विनिमय सुरक्षा श्रम नियोजन व विनिमय सिद्धांत से। पांचवा, विद्या
विद्याध्ययन संस्कार सुरक्षा सह अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान विधि से। 6 नैतिक सुरक्षा तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा से। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय जनजाति राष्ट्र में रहने वाले मानव ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिकार धारणा एवं निष्ठा को सुरक्षित रखना। राष्ट्रीय सुरक्षात्मक नीति अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सहज है जिससे राष्ट्रांतर्गत व्यक्ति परिवार तथा समाज को सुरक्षा का अनुभव हो सके और प्रत्येक व्यक्ति भय से रहित होकर व्यवस्था व्यवसाय एवं व्यवहार में रत हो सके जिससे समाधान समृद्धि पूर्ण जीवन का अनुभव कर सकने का अवसर उपलब्ध हो। स्पष्ट है कि ऐसी नीति मात्र मानवीय दृष्टि को लक्ष्य में रखकर ही निर्धारित की जा सकती है। साथ ही ऐसी नीति में अन्य राष्ट्रों के शोषण की कोई संभावना न होने से परस्पर सह अस्तित्व के लिए विश्वास के आधार का निर्माण होगा। आर्थिक सुरक्षा। राष्ट्रीय अर्थ सुरक्षा का नीति निर्धारण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाना चाहिए। पहला, व्यवस्था द्वारा सभी व्यक्तियों में उनकी क्षमता पात्रता एवं योग्यता के आधार पर उत्पादन कार्य में प्रवृत्त होने वाली नीति का विकास। इसका स्पष्ट स्वरूप परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन से है एवं समाधान समृद्धि हर परिवार में प्रमाणित होने से है। दूसरा, परिवार समृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना तथा तद अनुरूप साधन सुलभता करने की नीति को अपनाना। तीसरा, जागृति सहज क्षमता योग्यता एवं पात्रता के आधार पर सम्मान व गौरव प्रदान करना। चौथा, उत्पादन हेतु अधिकतम श्रम व साधन व्यय करने हेतु प्रोत्साहन देने वाली नीति का विकास करना। फिफ्थ, अनेक जाति वर्ग मत संप्रदायों एवं पक्षात्मक विचारों से मुक्त समाधान पूर्ण मानवीय सहज अखंड समाज नीति का विकास करना। 6 स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार को स्थापित करने वाली नीति का विकास करना। 7 हर परिवार में समाधान समृद्धि सहज आधार पर अमीरी गरीबी का असंतुलन समाप्त करना। 8 व्यवस्था के अंतर्गत हर आयु वर्ग के नर नारियों को न्याय सुलभ कराने वाली पद्धति का विकास करना। समस्त अर्थ नीति द्वारा मानवीयता पूर्ण दृष्टि स्वभाव व विषय को लक्ष्य में रखते हुए समस्त संपर्क तथा संबंधों का निर्वाह करने में व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक को समृद्धि होने की पूर्ण संभावना होनी चाहिए जिसका मूर्त रूप अधिक उत्पादन व कम उपभोग पूर्वक स्वधन स्वनारी स्वपुरुष एवं दयापूर्ण क्रियाओं में निष्ठा एवं परधन पर नारी पर पुरुष एवं पर पीड़ात्मक क्रियाओं का निराकरण ही है क्योंकि अनंतो गत्वा समस्त संपर्क एवं संबंध और स्वत्व का साकार व्यवहार रूप स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार ही है। तीसरा थर्ड पॉइंट, उत्पादन सुरक्षा। प्रत्येक व्यक्ति के श्रम और तकनीक का पूर्ण सदुपयोग करते हुए अर्थ के उत्पादन की दिशा में किए गए प्रयास की उत्पादन संज्ञा है। प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता एवं कला मूल्य को स्थापित करना ही उत्पादन है। प्राप्त श्रम अर्थात निपुणता कुशलता पांडित्य का सदुपयोग ही अर्थ सुरक्षा है। मानव के लिए आवश्यकीय उत्पादन मुख्यतः दो ही हैं, कृषि और उद्योग। अन्य जितने भी व्यवसाय हैं वह इनके आश्रय में तथा इनके
पूरक सिद्ध होते हैं। उत्पादन की सुरक्षा के लिए व्यवस्था को निम्न तथ्यों के आधार पर नीति निर्धारण करना चाहिए। निपुणता एवं कुशलता को वरीयता प्रदान करना। दूसरा, निपुण एवं कुशल व्यक्ति को साधन उपलब्ध कराना। तीसरा, मानव उपयोगी वस्तुओं यथा आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण तथा दूरदर्शन के लिए वस्तुओं तथा उपकरणों पर प्रयोग तथा प्रयास को सहायता देने वाली नीति का विकास करना। अधिकाधिक उत्पादन व्यय व व्यक्तित्व संपन्न करने वाली निपुणता तथा कुशलता का समझदारी के साथ सामान्यकरण करने वाली नीति का विकास करना। श्रम के फल का शोषण न हो, ऐसी नीति का विकास करना। व्यवस्था की सुरक्षा के लिए नीति निर्धारण करते समय न्याय के आश्रय से या न्यायोचित उत्पादन नीति का विकास करने से ही संपर्क एवं संपन्न के निर्वाह हेतु उपयुक्त उपयोग, सदुपयोग, वितरण, प्रयोग व व्यवसाय के लिए समुचित अवसर उपलब्ध हो सकेगा। हाँ, रुको क्या गया? हाँ, एक पेज और है, कर ही लेते हैं पूरी रीडिंग और फिर बात कर लेंगे। अच्छा। चौथा, विनिमय सुरक्षा। उत्पादित वस्तुओं का श्रम मूल्य मूल्यांकन सहित उपभोक्ता को प्राप्त करने वाली कार्य की विनिमय संज्ञा है। विनिमय सुरक्षा के लिए निम्न आधार पर नीति निर्धारण होना चाहिए। पहला, लाभ हानि मुक्त विनिमय हेतु सह अस्तित्ववादी दृष्टि व विनिमय पद्धति को प्रोत्साहित करने वाली नीति का निर्धारण करना। दूसरा, श्रम मूल्य और श्रम विनिमय आधारित विनिमय पद्धति को विकसित करना। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय लाभ हानि रहित होना आवश्यक है, जो वस्तु व श्रम मूल्य के रूप में ही सफल है। पांचवा बिंदु, विद्याध्ययन सुरक्षा। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववादी विचार विधि से विधिवत स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य का अध्ययन करने वाली जानकारी की विद्या संज्ञा है। अध्ययन को सफल बनाने का दायित्व अध्यापक, अभिभावक, अध्यापन तथा शिक्षा वस्तु और प्रणाली पर है, क्योंकि यह चारों परस्पर पूरक हैं। शिक्षा प्रणाली, अध्यापक, माता पिता तथा अध्ययन, यह सब एक सूत्रात्मक होने से ही सफल विद्याध्ययन पद्धति का विकास संभव है, जिससे कृतज्ञता तथा सह अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षा नीति के निर्धारण के लिए धर्म नीति और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था रूपी राज्य नीति का निर्भ्रम ज्ञान आवश्यक है। शिक्षा नीति का आधार एवं उद्देश्य मानव में मानवीयता तथा सामाजिकता होना अनिवार्य है। मानवीयता ही सामाजिकता है, जो सार्वभौमिक तथ्य है। इसलिए इसके आधारित शिक्षा प्रणाली से मानवीयता संपन्न नागरिकों का निर्माण होना, जिनकी सह अस्तित्व तथा पोषण में दृढ़ निष्ठा होगी। शिक्षा नीति का लक्ष्य है मानवीय दृष्टि, प्रवृत्ति व स्वभाव सहज, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी संपन्न नागरिकों का निर्माण, जिनमें अति मानवीयता के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षा नीति की सफलता निम्न सूत्रों से है। पहला, विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन। दूसरा, मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का अध्ययन। तीसरा, अर्थशास्त्र के साथ प्राकृतिक एवं वैयक्तिक ऐश्वर्य के सदुपयोगात्मक तथा सुरक्षात्मक नीति पक्ष का अध्ययन। चौथा, समाजशास्त्र के साथ मानवीय संस्कृति तथा सभ्यता का अध्ययन। पांचवा,
राजनीति शास्त्र के साथ मानवीयता के संरक्षण एवं संवर्धन के नीति पक्ष का अध्ययन। छठा, दर्शन शास्त्र के साथ क्रिया पक्ष का अध्ययन। सातवां, इतिहास एवं भूगोल के साथ मानव तथा मानवीयता का अध्ययन। आठवां, साहित्य शास्त्र के साथ तात्विकता का अध्ययन। छठा बिंदु, नैतिक सुरक्षा। यह मूल्यतः जीवन जागृति पर आधारित है। जागृति पूर्वक ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को पहचानना होता है। फलस्वरूप नैतिकता प्रमाणित होती है। यही सदुपयोग सुरक्षा का अर्थ है। सर्वशुभ। बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू। ठीक है, तो काफी सारा जो है इसमें मेरे को लग रहा है कि मतलब सिंपली लिखा हुआ है, तो मतलब हर एक लाइन को हम दोबारा से पढ़ के जितनी जरूरत होगी वो साथ साथ करते हुए देख लेते हैं। लेकिन मोटा मोटा सा एक जो शुरुआत में लिखे हैं बाबा जी ने 6 पॉइंट्स, इनको एक बार पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य नीति निम्न 6 दृष्टिकोण से निर्धारित की जानी चाहिए। मतलब जो जो राज्य नीति है उसको करते हैं कि 6 इंग्रेडिएंट्स रहेंगे तो जो है ना वो राज्य नीति सफल होगी और उसका लक्ष्य स्पष्ट हो, ऐसा बाबा जी यहाँ पर कह रहे हैं। इन बिंदुओं के आधार पर मानव के सहअस्तित्व, जागरूकता, समृद्धि की दृष्टि से व्यवस्था तथा स्वानुशासन का सामान्यीकरण है ना, उसका जनरलाइजेशन, उसका जो है वो सबको अवेलेबिलिटी, वो जो है वो महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो जो अब आगे पूरे के पूरे हमने पेजेस पढ़े हैं, बाबा जी ने इन्हीं 6 पॉइंट्स को वन बाय वन अपने शब्दों में इलेबोरेट भी किया है। तो ये 6 पॉइंट्स को हम एक पॉइंट लेके फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, फिर आर्थिक सुरक्षा, फिर उत्पादन सुरक्षा, विनिमय सुरक्षा, विद्याध्ययन संस्कार सुरक्षा, ये एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, और फिर नैतिक सुरक्षा। ये जो है इनको वन बाय वन बाबा जी ने एक्सप्लेन किया है। तो पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा सह अस्तित्व सिद्धांत। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनजाति यानी राष्ट्र में रहने वाले सभी मानव में राष्ट्रीय स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार, धारणा एवं निष्ठा को सुरक्षित रखना। राष्ट्रीय सुरक्षात्मक नीति अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सहज है। ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो राष्ट्र की सुरक्षा नीति है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से अलाइंड हो, इस तरफ ध्यान बना रहे हैं। अभी जो प्रेजेंटली चल रही हैं चीजें, उसमें बड़ी क्लियरली यही डिस्कनेक्टिंग पॉइंट दिखता है कि अपनी जो पॉलिसीज है एक देश की, वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के साथ में अलाइंड है कि नहीं है, उस तरफ लेकर जाएंगी या नहीं लेकर जाएंगी, वो वहां पर लेकर जाया भी जा सकता है या नहीं लेकर जाया जा सकता, ये विजन नहीं है, ये चर्चाओं में ये मुद्दा भी नहीं बनता है। ठीक है, तो मेरे देश के लोग जो हैं वो समृद्ध हो जाएं, ये जो है सिर्फ इतने तक का कार्यक्रम रहता है। इसी के अंतर्गत, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत इतिहास में बहुत सारा शोषण का कार्यक्रम हुआ है ना। एक देश ने, जैसे हमारे देश पे भी अगर हम कहीं अपने इतिहास को पढ़ते हैं, कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया, तो बेसिकली जो रूल करने के लिए आए थे उनका भी ऑब्जेक्टिव समझे तो ऑब्जेक्टिव यही समझ में आता है कि भैया अगर अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए तो तो उनकी अपनी एक कंट्री थी, वो वाली कंट्री के लोग अच्छे से रह पाए, उनके पास में पैसा, सुविधाएं, मिनरल्स, खाने पीने की चीजें ये ज्यादा पहुंचे, इसके लिए इंडिया से सामान जो है वो लेके जाओ। इंडिया का क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जिए या मरे यहाँ के लोग। ठीक है, तो जब तक हमारे को सिर्फ अपनी कंट्री तक का ध्यान रहता है, इस तरह के एग्जाम्पल से बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि दूसरे के बारे में सोचना हमारी प्रायोरिटी में आता ही नहीं ना। जैसे भी गुरलीन जी ने भी मनोविज्ञान में भी जो अपना पराया के बारे में बाबा जी ने जैसे भी लिखा है, बाकी दर्शन में भी लिखा है, तो जो ये अपना पराया जब तक सीमित रहता है, मैं किसी को अपना मानता हूं, जैसे ही अगर ये बात निकलती है तो ये नेचुरली कोरोलरी है उसकी कि मैं किसी को पराया भी मानता हूं, है ना? तो फिर गलती से ही उस पराये के साथ में अन्याय हो जाता है।
है ना? अपनों के साथ में मैं चाहता नहीं हूँ न्याय हो, परायों के साथ में तो हो भी रहे तो अपने को दर्द भी नहीं होता है। तो ये जो है कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षात्मक नीति, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सहज है ना? तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से अलाइन्ड है, तो तभी वो राष्ट्रीय सुरक्षात्मक नीति जो है वो सफल है, इसके बिना नहीं है। मतलब ये इंटीग्र तो अभी हमारी जो नीतियाँ बन रही हैं, वो किसी बड़े नियमों के, बड़ी नीति के अंतर्गत हैं। ये जो है ना, ये ध्यान में रहना ज़रूरी है, नहीं तो गलती होती आई है और आगे भी होती ही रहेगी। इससे राष्ट्रीय अंतर्गत व्यक्ति मतलब राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति, परिवार, समाज को सुरक्षा का अनुभव हो सके और प्रत्येक व्यक्ति भय से रहित होकर व्यवस्था, व्यवसाय एवं व्यवहार में रत हो सके, जिससे समाधान, समृद्धिपूर्ण जीवन का अनुभव कर सकने का अवसर उपलब्ध हो। है ना? ये भी बड़ी क्लियरली हमने बार-बार बात की है कि जितना अभयता के साथ में जीते हैं समाज में, जितना विश्वास पूर्वक जीते हैं, उतना जो है ना समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का अनुभव कर सकने का अवसर उपलब्ध होता है। नहीं तो बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारे रिसोर्सेज अपने आप को दूसरों से बचाने में ही लग जाते हैं। है ना? ऐसा भी हम लोग महसूस करते ही हैं कि जब उस अव्यवस्था का कहीं मैं या मेरा परिवार शिकार ना हो जाए, इसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना अपनी तन मन धन की, वो उस तरफ चली जाती है। तो जितना अभयता का वातावरण बनेगा, जितना मानव विश्वास पूर्वक रह पाएगा, उतना ये समाधान समृद्धि के साथ जीने का अवसर उपलब्ध होता है। स्पष्ट है कि ऐसी नीति मात्र मानवीय दृष्टि को लक्ष्य में रखकर निर्धारित की जा सकती है। साथ ही ऐसी नीति में अन्य राष्ट्रों के शोषण की कोई संभावना ना होने से परस्पर सह अस्तित्व के लिए विश्वास के आधार का निर्माण हो। तो वो नीति ही ऐसी हो कि मुझे किसी का शोषण नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं शोषण करके अपना या अपने देश का या ये उस किसी भी दायरे में मैं अपनेपन को मानता हूँ, उनका विकास करने की कोशिश करता हूँ, कोई भी लीडरशिप के लेवल पे देश की लीडरशिप हो सकती है या और अन्य स्तर पर भी हो सकती है। तो मतलब वो जो है फिर वो विश्वास का निर्माण विश्वास जो है वो नहीं रहता। तो अन्य ऐसी नीति में अन्य राष्ट्रों के शोषण की कोई संभावना ना हो। है ना? वो जो पर पीड़ा जो हम वो बार-बार बात करते हैं ना, आगे आया भी है यहाँ पर भी स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष तरह दयापूर्ण कार्य व्यवहार और फिर इसी के साथ में परधन न पर नारी, पर पुरुष एवं पर पीड़ात्मक कार्य करना। तो ये जो है ये जो है ये निषेध है, ये नहीं होना है ना? यही मानवीयतापूर्ण आचरण है। तो शोषण होता है तो वो परपीड़ात्मक कार्यकलाप ही है। तो इसीलिए शोषण जो है वो उसको बार-बार इस कैटेगरी में रख रहे हैं कि शोषण की संभावना ना हो। दूसरा भी मेरा शोषण ना करे, ये भी एक आवश्यकता है। मैं भी दूसरे का शोषण ना करूँ, ये भी मानवीयता के अंतर्गत आता है। तो ऐसा करके बाबा जी ने इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो कुछ गाइडलाइंस अपने तरीके से रखी। फिर आगे जो है ये इसको आर्थिक सुरक्षा के लिए भी जो है ऐसे रखा है। इसमें मतलब सभी व्यक्तियों द्वारा उनकी क्षमता, पात्रता, योग्यता के आधार पर उत्पादन कार्य में प्रवृत्त होने वाली नीति का विकास। ये मेरे को काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है, उत्पादन कार्य में प्रवृत्त होने वाली नीति का विकास। मतलब लेटली हम लोगों ने अपने बचपन से जैसे-जैसे बड़े हुए हैं, एक ऐसा माइंडसेट जो है ना वो बड़ा कई बारी स्पष्ट शब्दों में नहीं आता, लेकिन ऐसा बड़ी क्लियरली विजिबल है कि हाथ से काम करने वाला जो जो प्रोफेशंस हैं या जो व्यक्ति है थोड़ा-सा उनको एक लोअर कैटेगरी में हम लोग समझते हैं या ऐसा समाज में एक दृष्टि ऐसी बनी है। और जो आदमी ऑफिस में बैठा है और मतलब लैपटॉप पे काम कर रहा है, कलम पेन से काम कर रहा है, वो जो है मैनेजरियल पोजीशन में है, वो जो है वो उसको हमने एक श्रेष्ठता के रूप में पहचाना है, अपने आस-पास के समाज में ऐसी एक प्रवृत्ति दिखती। तो इस सारे में क्या हुआ है कि वो उत्पादन कार्य जो है वो उसको गौण समझा गया, उसको इंफीरियर समझा गया। तो उस तरफ जो है फिर बेसिकली जो कम कैपेबल लोग थे, वही जा पाए।
है ना? तो जो कैपेबल लोग थे वो जो जहाँ पर सम्मान मिलता है वो वहाँ पर आगे जाने के लिए उन्होंने मेहनत की। तो वो जो ज़्यादा कैपेबल लोग थे वो ऑफ़िस में बैठने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रवृत्त किया। यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं उत्पादन कार्य में प्रवृत्त होने वाली नीति का विकास। ठीक है? मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जीवन के जागृति के लिए काम करना वो एक आवश्यकता है, लेकिन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी एक शरीर का जो सही एक्टिविटी के लेवल के ऊपर शरीर का कुछ एक्टिविटी चलते रहना चाहिए। ठीक है? वो शरीर की स्वस्थता के लिए उसकी एक आवश्यकता है। तो उत्पादन कार्य में जब हम इंडल्ज करते हैं, तो उसमें उत्पादन भी चाहिए ही, उत्पादन भी एक निकल कर आता ही है एक प्रोडक्ट के रूप में, जिसकी हर व्यक्ति को, हर परिवार को उत्पादन की ज़रूरत है और साथ में अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो है वो उसकी एक अहमियत है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। तो क्योंकि वो शहरों में रहते हुए बेसिकली अभी हम वो उत्पादन कार्य की तरफ काफ़ी सारे लोगों को एवेन्यूज़ नहीं दिखते या उस तरफ की प्रवृत्ति नहीं रहती, तो फिर हम शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज़ वगैरह या मतलब जिम और इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो उस तरह के कार्यक्रम निकाले हैं। लेकिन वही शरीर की ऊर्जा जो है, वो उसको अगर हम हमारे मॉडल्स ऐसे हों, अगर हमारी नीतियाँ, पॉलिसीज़ इस तरह की हों, तो वो शरीर की ऊर्जा को कहीं पर लगाना ही है। तो किसी सकारात्मक तरीके से लगाया जाए, तो शरीर का पसीना भी निकले और साथ में उत्पादन भी हो जाए, है ना? तो साथ में ऐसी एक मानसिकता भी हो कि भई हाँ, मतलब ये जो है ये छोटा काम नहीं है उत्पादन करने वाला, ये इस तरफ जो है वो ध्यान दिलाया जा रहा है। इसका स्पष्ट रूप परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन से एवं समाधान समृद्धि हर परिवार में प्रमाणित होने से। ठीक है? परिवार समृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना, बिल्कुल ठीक है। जागृति, सहज क्षमता, योग्यता, पात्रता के आधार पर सम्मान व गौरव प्रदान करना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जागृति की तरफ कितना ध्यान है, समझदारी की तरफ कितना ध्यान है, उसके आधार पर सम्मान या गौरव, है ना? नीतियाँ जो हैं, वो आर्थिक सुरक्षा की नीतियाँ जो हैं वो ये इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है काफ़ी बारी कि जो ये सम्मान और गौरव जो है, वो भ्रमित अवस्था में वस्तुओं पर आधारित, कपड़े के आधार पर, घर कैसा है, कपड़े कैसे पहने हैं, गाड़ी कैसी है, शादी कैसे की है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो सम्मान या गौरव जो है, वो इनसे इनसे काफ़ी लिंक हुआ है। तो यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं कि नीतियाँ जब ऐसी रहेंगी कि मानव की क्षमता, योग्यता, पात्रता जो है वो जागृति की तरफ, समझदारी की तरफ कितनी है, उसके आधार पर सम्मान और गौरव जो है वो वो मिलेगा। यहाँ पर मिलना चाहिए वाली बात नहीं है, ये बार-बार हम लोग शिविर में एग्ज़ाम्पल भी देते हैं इस चीज़ का और अपने चर्चाओं में भी हम लाए हैं, यहाँ पर रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम भी अपने मन में जब टटोल कर देखते हैं, तो हम भी सामने वाले का सम्मान सामने वाले के आचरण के आधार पर ही करते हैं, है ना? ये एक नियम है। तो आचरण के आधार पर ही सम्मान और गौरव जो है वो हम करते भी हैं और हमारा भी उसी के आधार पर होगा। तो ये एक काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात है कि मतलब एक इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं बनती है कि सम्मान या गौरव का आधार जो है वो आचरण होगा या पैसा, कपड़ा, गाड़ी, घर मतलब ये वाली चीज़ें जो हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिंक कर रहे हैं कि पॉलिसीज़ जब बने आर्थिक सुरक्षा की पॉलिसीज़ तो इस चीज़ की तरफ ध्यान दें, है ना? तो अब नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ जब बनेंगी वो अलग चीज़ है। मेरे को तो अप अपने करने योग्य काम जो क्या है कि हम कुछ लोगों के साथ में तो काफ़ी इंटीमेटली रहते ही हैं, अपने फैमिली के साथ में, क्लोज़ रिलेटिव्स के साथ में, जहाँ पर हमारे को बात करने का अवसर भी रहता है। कम से कम ये वाली बात अपने बच्चों के बड़े होने के टाइम के ऊपर हम इस चीज़ को डिस्टिंक्टली बच्चों के सामने क्लियरली रख पाएँ। नहीं तो जो है फिर वो भ्रमित मान्यताएँ जो हैं, वो हमें पता भी नहीं चलेगा कई बारी और बच्चों के भी मन में वही जो है वो अपना स्थान बना लेंगे। तो ये जागृति जो है वही सम्मान और गौरव जो है उसका आधार बनेगी। तो उत्पादन हेतु अधिकतम श्रम व साधन व्यय करने हेतु प्रोत्साहन देने वाली नीति का विकास करना। तो उत्पादन को जो है वो प्रायोरिटी में लाना ये बात हो चुकी है।
अनेक जाति, वर्ग, मत, संप्रदायों एवं पक्षात्मक विचारों से मुक्त समाधानपूर्ण मानवीयता सहज अखंड समाज नीति का विकास करना। ये भी बहुत बढ़िया बात लगी मेरे को कि हम जिस समाधान की बात करते हैं, वही समाधान ही जो है हमारी ये सारी की सारी पॉलिसीज़ के मूल में भी रहेगा। तो जो हमारा अनेक जाति, वर्ग, मत, संप्रदाय और पक्ष हैं, इन सब के अपने-अपने विचार हैं। क्या हम कोई समाधान का ऐसा मॉडल निकाल सकते हैं, जिसको मैं अपने में वेरीफ़ाई कर सकूँ, है ना? विदाउट एनी रेफरेंस। अभी काफ़ी काफ़ी जो है वो संप्रदायों में और जो हमारा ये हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी इन सब में जो आता है, ये पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, है ना? ये होता है, नहीं होता है, ये सबकी अपनी-अपनी अवधारणाएँ हैं, है ना? सबकी अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं। तो हमने इस सारे मध्यस्थ दर्शन में जितना प्रस्ताव आया है उसको देखा, तो एक ये वाली चीज़ अपने में धीरे से स्पष्टता बनी अपने अंदर कि हम समाधानित हो सकते हैं इन सारे पक्षात्मक विचारों से मुक्त होकर। मैं अस्तित्व को समझ सकता हूँ अपने आधार पर। है ना? तो जब अपने में जब हम किसी चीज़ को वेरीफ़ाई कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल अपनी हो जाती है वो, है ना? फिर वो जो वो स्वत्व और स्वतंत्रता समझ में आता है, जब एक बार पहले अस्तित्व समझ में आता है और मैं अस्तित्व का पार्ट हूँ, इसको हम विदाउट रेफरिंग टू एनी ऑफ द यू नो मैनी बुक्स व्हिच आर अवेलेबल अलग-अलग जगह के ऊपर, उनसे मुक्त होकर हम समाधानित होकर के और उस समाधान के आधार पर मानवीयता सहज अखंड समाज नीति का विकास किया जा सकता है। ये जो है कहते हैं और ये अपने में ही वेरीफाई करने वाली बात है। हम जितनी भी बात यहाँ पर कर रहे हैं, मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ। जीवन की आवश्यकताएँ हैं, उनको पहचाना जा सकता है। 4.5 क्रिया से 10 क्रिया तक जाना है, ये अपना काम है। ये जितना भी हमने देखा, ये स्पष्टता हमारी अपनी बनी है यहाँ पर, अपने अधिकार पर, ना? शुरू से कहते ही हैं कि कुछ मानना नहीं है, जानना है। तो जब हम जान जाते हैं, तो जो है ऐसा लगता है कि हाँ, ये वाली बात जो है अब ये अच्छे से समझ में आ गई, ये हमेशा के लिए अपनी होगी। अदरवाइज़ वी आर ऑलवेज़ डिपेंडेंट ऑन अदर बुक्स। तो मैं किसी बुक के ऊपर डिपेंडेंट रहता हूँ, कोई दूसरा किसी दूसरी बुक पर डिपेंडेंट रहता है। बुक्स में अलग-अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, उस आधार पर लड़ाई। तो हम समाधानित हो सकते हैं, बिल्कुल रियलिटी को ऐज़ इट इज़ अध्ययन करके। उसके आधार पर मानवीयता, सहज, अखंड समाज नीति का विकास किया जा सकता है। ऐसा जो है यहाँ पर कह रहे हैं। ये भी बड़ी सिंपल सी बातें हैं, बार-बार हुई हैं और मोस्टली सभी धर्मों ने, सभी मतों ने, सभी संप्रदायों ने इन चीज़ों को तो कहा है, लेकिन एस्टेब्लिश कैसे होंगी, क्यों मतलब करने की ज़रूरत है कि नहीं है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं फिर भी रहते ही हैं क्योंकि कुछ अभी रिज़ल्ट के रूप में ऐसा कुछ हो गया हो कहीं पर भी, किसी परंपरा में दिखा नहीं है। तो ये निकल कर उसका रिज़ल्ट जो है आएगा। हर परिवार में समाधान, समृद्धि, सहज आधार पर अमीरी-गरीबी का असंतुलन समाप्त करना, है ना? ये उसका जो है, इसका आर्थिक नीति का, आर्थिक सुरक्षा का ये भी एक आधार रहेगा। व्यवस्था के अंतर्गत हर आयु वर्ग के नर-नारियों को न्याय सुलभ कराने वाली पद्धति का विकास करना। तो अभी काफ़ी बार जो है वो हम परिवारों में देखते ही हैं कि जो संबंधों में जो है वो कहीं पे ऐसा लगता है कि बुजुर्ग लोग शिकायतों के साथ में भरे हुए हैं कि भैया युवा वर्ग जो है वो हमारा ध्यान नहीं रख रहा है, हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। और कई बारी कई जगह के ऊपर युवा वर्ग शिकायतों के साथ में भरा रहता है कि भैया जो बुजुर्ग हैं इनकी हिटलरशाही खत्म नहीं हो रही है, यही जो है अपनी तानाशाही जो है वो चलाए रखते हैं, ठीक है? तो मतलब वो कई क्लैरिटी नहीं बनती है। एंड विदाउट सेइंग कि ये गलत है या ये ठीक है या वो गलत है या वो ठीक है, हर जगह पे हर तरह का एग्जाम्पल दिखता है। तो ये जो न्याय है, ये बुजुर्ग को भी चाहिए, ये न्याय जो है ये युवा को भी चाहिए, ये न्याय जो है ये बच्चे को भी चाहिए। हर आयु वर्ग के नर-नारियों को न्याय सुलभता चाहिए। ये कैसे होगा, है ना? ये भी जो है एक
पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है, ये जब हम पॉलिसीज की बात करें तो ये वाली चीज की तरफ भी एक ध्यान जाएगा। तो शुरुआत तो परिवार से ही होगी, फिर अखंड समाज तक चलते चलते वो 10 सोपानी व्यवस्था में पहुंचेंगे। जो पहला सोपान है वो परिवार ही है। तो इतना जो है हमने अभी तक बात कर ली, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगा कि एक बार इतने में देख लेते हैं। कुछ लगता है कि किसी और बात को भी करना है या कोई पॉइंट रह गया हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है भैया। जो राष्ट्र नीति की तो बातें अभी कुछ पहले ही हो गई थी जब सेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक और है। बाकी जो नीतियां हैं वो भी सही सटीक बैठती हैं, हर जगह पे इन प्लेस हैं। ठीक है, तो अभी हम बस चलते चलते एक बार इनसे एक बार जैसे रीडिंग कर रहे हैं, थोड़ी बात कर रहे हैं, और इनको बार बार पढ़ करके हमारी और क्लियरिटी बनेगी। बढ़िया। तो समस्त अर्थनीति द्वारा मानवीयतापूर्ण दृष्टि स्वभाव विषय को लक्ष्य में रखते हुए समस्त संपर्क तथा संबंधों का निर्वाह करने में व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक को समृद्ध होने की पूर्ण संभावना होनी चाहिए, है ना। जब नीति बने तो ये जो है वो उसका ये वाले पॉइंट्स ध्यान में रखा जाए, जिसका मूर्त रूप, जिसका प्रैक्टिकल फॉर्म जो है वो अधिक उत्पादन व कम उपभोग पूर्वक, है ना। अधिक उत्पादन, कम उपभोग, यही समृद्धि का प्रमाण है ना। नहीं तो उत्पादन कम हो और कंजम्पशन ज्यादा हो तो वो समृद्धि की तरफ कभी भी लेकर नहीं जाएगा, वो हमेशा असुरक्षा का भाव ही उत्पन्न करेगा, है ना। तो इसका प्रैक्टिकल फॉर्म जो है वो अधिक उत्पादन कम उपभोग के रूप में ही दिखेगा। एंड अटैच टू दैट स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण क्रियाओं में निष्ठा, परधन परनारी परपुरुष एवं परपीड़ात्मक क्रियाओं का निराकरण ही है। क्योंकि अंततोगत्वा मतलब इवेंचुअली समस्त संपर्क एवं संबंध और स्वत्व का साकार व्यवहार रूप स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार है। इवेंचुअली चाहिए तो यही जो है हम जो है इसी से ही एक सुरक्षा का भाव जो है ना अपने में, एक अभयता का, विश्वास का, ये इन्हीं पॉइंट से ही आता है। यही इसका साकार व्यवहार रूप। अब अगले दो पॉइंट जो है वो उत्पादन सुरक्षा और विनिमय सुरक्षा है शायद। हाँ, विनिमय सुरक्षा है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के श्रम और तकनीक का पूर्ण सदुपयोग करते हुए अर्थ के उत्पादन की दिशा में किए गए प्रयास की उत्पादन संज्ञा है। प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता एवं कला मूल्य को स्थापित करना ही उत्पादन है। तो ये जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो टोटल 30 मूल्य बताते हैं। उन 30 में से जो वस्तु मूल्य के रूप में दो मूल्य रखे गए हैं, जो हमारे मूल्यों की लिस्ट में बिल्कुल राइट साइड में आते थे, वो दो मूल्य जो है वो उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य है। आगे चल के दूसरी पुस्तकों में कभी कभी बाबा जी ने कला मूल्य को सुंदरता मूल्य भी शब्द रखा है, तो दोनों पर्यायवाची के रूप में लेकर चलेंगे। तो वस्तुओं का एक है उपयोगिता मूल्य और एक है कला मूल्य। मतलब एक है उसका डायरेक्ट फिजिकल यूटिलाइजेशन, और फिर दूसरा है उसका एक मतलब बोले कि मन को अच्छा लगने वाला पार्ट। ठीक है, तो जो मन को अच्छा लगने वाला पार्ट है उसको कला मूल्य कह रहे हैं। जो उसका बिल्कुल फिजिकल सेंस में जो उसकी उपयोगिता है उसको हम उपयोगिता मूल्य कह रहे हैं। तो प्राकृतिक ये सारा का सारा होगा क्या, ये प्राकृतिक ऐश्वर्य पर ही जो है श्रम नियोजन करेंगे। तो उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य को स्थापित करना, मानव अपनी मेहनत करता है और ये जो है उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य को स्थापित करता है, ये उत्पादन है। ये बाबा जी ने उत्पादन की परिभाषा बताई। प्राप्त श्रम एवं अर्थात प्राप्त श्रम अर्थात निपुणता कुशलता पांडित्य का सदुपयोग ही अर्थ सुरक्षा। ठीक है, तो मानव के लिए आवश्यक ये उत्पादन मुख्यतः दो ही है ना। तो उत्पादन को जब हम देखें तो ब्रॉडली जब हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो ये दो ही कैटेगरीज में निकल कर आते हैं। मतलब एक है एग्रीकल्चर और एक है इंडस्ट्री, कृषि और उद्योग। अन्य जितने भी व्यवसाय हैं
वे इनके आश्रय में है तथा इनके पूरक सिद्ध होते हैं, है ना? तो वो सब इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए या कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस है। ब्रॉडली जो है ये दो ही चीजें हैं, कृषि और उद्योग। ये इससे रिलेटेड ना मेरे को एक और चीज लगती है कई बारी, जैसे हम लोगों ने शिविर शुरू कर किए शुरू में, तो जैसे यहाँ पर दो शब्द इंट्रोड्यूस किए गए हमारे सामने, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो जैसे शुरू में सोम भैया से जब हमने सुना शिविर में, तो मेरे को याद है कि मैं काफी देर तक इसके बारे में सोचता रहा। सोम भैया ऐसे कहते थे कि पूरा का पूरा शरीर जो है ना, उसमें जो मेन चीज है ना, वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। बाकी जो कुछ भी है शरीर में, अब जो ठीक है, वो इनके सपोर्ट में है। तो मैंने जब सोचा धीरे-धीरे करके, तो मेरे को ये क्लैरिटी हुई, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों की बात करते हैं, तो तो जैसे हमारा हार्ट है, तो हार्ट हमारी किसी भी ना ज्ञानेंद्रियों में आता है, ना कर्मेंद्रियों में आता है, लेकिन हमारे शरीर का हिस्सा है, तो वो इन सबको सपोर्ट करता है। हमारी किडनी है, हमारा लिवर है ना? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या है? ये मतलब ये पूरे के पूरे हम मैं कई बार बैठ के मैं सोचा, अब ये गर्दन है, गर्दन को क्या बोले? गर्दन भी शरीर का हिस्सा तो है, लेकिन गर्दन को कर्मेंद्रियों में भी नहीं रखा, गर्दन जो है वो ज्ञानेंद्रियों में भी नहीं आती है। तो ये क्या है? फिर इसको कहाँ रखेंगे? तो ये इन सब के शरीर के सपोर्ट के लिए है, ठीक है? तो शरीर के एक महत्वपूर्ण पार्ट है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बाकी सारा का सारा जो कुछ शरीर में है, वो इसके सपोर्ट के लिए है। तो उसी से रिलेट करते हुए मेरे को यहाँ पर भी ये ऐसा दिखा कि समाज में उत्पादन के 2 ही पार्ट्स हैं मेनली, कृषि और उद्योग। बाकी हमको जो कुछ भी दिखे, है ना? कई बारी हमें लगता है कि बैंक भी तो है, अभी बैंक को कहाँ लिखेंगे? दुकान को कहाँ लिखें? वो सब इनके सपोर्ट के लिए है। ऐसा जो है यहाँ पर बाबा जी ध्यान दिला रहे हैं। उत्पादन की सुरक्षा के लिए व्यवस्था को निम्न तथ्यों के आधार पर नीति निर्धारण करना है। निपुणता एवं कुशलता को वरीयता प्रदान करना, इनको प्रायोरिटी देना। हम्म? निपुण एवं कुशल व्यक्ति को समाधान उपलब्ध कराना। ये निपुणता, कुशलता, पांडित्य, ये पहले भी शब्द आए हुए हैं और हमने थोड़ी बातचीत भी की है। अगर किसी का मन हो कि भैया अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं है या अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो बताएं। ये निपुणता, कुशलता, पांडित्य पे भी अगर लगे तो बात कर सकते हैं, पहले से ही क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लग रहा है क्लियर ही है, सबको जी भैया, सुनाई तो पिछले दे रहा है? सप्ताह बात की थी इस पे। हाँ, कुछ दिन पहले बात की थी, बिल्कुल। ठीक है, तो निपुणता कुशलता को वरीयता प्रदान करना, निपुण कुशल व्यक्ति को साधन उपलब्ध कराना, बिल्कुल ठीक बात है। मानव उपयोगी वस्तुएं जैसे आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन के लिए वस्तुओं तथा उपकरणों का प्रयोग तथा प्रयास को सहायता देने वाली नीति का विकास करना, अधिक से अधिक उत्पादन व व्यक्तित्व संपन्न करने वाली निपुणता कुशलता के साथ का समझदारी के साथ सामान्यकरण करने वाली नीति का विकास करना, श्रम के फल का शोषण ना हो, ऐसी नीति का विकास करना है। तो मानव श्रम करता है ना? और समाज में ही मानव है, तो कोई श्रम कर ले लेकिन उसको फल ना मिले, उसका फल का शोषण हो जाए, है ना? उसका फल जो है वो कोई और ले जाए, ऐसा जो है वो फिर वो सामाजिकता की तरफ नहीं लेकर जाएगा, वो विश्वास और अभयता की तरफ नहीं लेकर जाएगा। तो नीति कैसी हो कि श्रम के फल का शोषण ना हो। तो व्यवसाय की सुरक्षा के लिए नीति निर्धारण करते समय न्याय के आश्रय से या न्यायोचित उत्पादन नीति का विकास करने से ही संपर्क एवं संबंधों के निर्वाह हेतु उपयुक्त उपयोग, सदुपयोग, वितरण, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रयोग व व्यवसाय के लिए समुचित अवसर उपलब्ध हो सके। तो मूल में जो है वो न्याय जो है वो है, शोषण ना हो, ऐसा जो है कह रहे हैं इसमें। ये हमने भी उत्पादन वाला पार्ट जो था देखा, उत्पादन सुरक्षा वाला। अब अगला जो है उसको कह रहे हैं विनिमय सुरक्षा। उत्पादित वस्तुओं का श्रम मूल्य मूल्यांकन सहित उपभोक्ता को प्राप्त कराने वाले कार्य की विनिमय संज्ञा है ना? तो अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग सेक्टर्स में लोग अपने अपने तरीके से
श्रम करते हैं, तो उस श्रम का सही मूल्यांकन हो पाए और उस सही मूल्यांकन को प्रिजर्व करते हुए वस्तुओं का एक्सचेंज हो, ताकि जिसने जो श्रम किया है उसको अकॉर्डिंग टू दैट श्रम उसको प्रॉपर जो है वो वस्तु मिल जाए। इसको विनिमय कहते हैं। तो एक्सचेंज तो अभी भी हो ही रहा है सोसाइटी में, समाज में, लेकिन वो ऐसा लगता है कि काफी बार कि कुछ लोगों को अपने अपनी मेहनत का भी जो है जितना मूल्यांकन करके जो उनको प्रतिफल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो वो एक एक वर्ग जो है वो शोषण हो रहा है उनका, ऐसी फीलिंग के साथ में रहते हैं। तो विनिमय सुरक्षा हो पाए, ये भी पॉलिसी के मूल में आवश्यक है। सिर्फ उत्पादन अपने आप में आवश्यक नहीं है, क्योंकि मोस्टली एक आदमी जब उत्पादन करेगा तो उसको अपने घर में जो सब कुछ चाहिए उसका उत्पादन खुद कर लेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना? मेरे को पेन चाहिए, अब पेन का भी उत्पादन अपने घर में कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो तो कोई व्यक्ति उत्पादन करेगा तो किसी एक चीज का उत्पादन करेगा और जितनी उसकी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा करेगा। दूसरा कोई और किसी और चीज की करेगा उत्पादन, इसका प्रॉपर एक्सचेंज हो पाए, जस्टिस बेस्ड एक्सचेंज हो पाए, ये जो है इसको विनिमय कह रहे हैं। एंड ये काफी महत्वपूर्ण है, इस चीज की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। तो विनिमय सुरक्षा के लिए निम्न आधार पर नीति निर्धारण करना है। लाभ हानि मुक्त विनिमय हेतु सह अस्तित्ववादी दृष्टि व विनिमय पद्धति को प्रोत्साहित करने वाली नीति का निर्धारण करना। तो ये लाभ हानि मुक्त जो है, ये भी एक शब्द जो है ना शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसको डाइजेस्ट करने में, कि भैया ये फिर से कहीं कोई बहुत आइडियलिस्ट या आदर्शवादिता की बात नहीं कर रहे हैं क्या? मेरे को भी शुरू में एक लंबा समय लगा इस चीज को पकड़ने के लिए। हमने जिस सेंस में अभी तक लाभ हानि को लेकर चलते हैं ना, तो मतलब वो यहाँ पर बेसिकली जो है वो लाभ हानि मुक्त विनिमय से ऐसा जो है वो कह रहे हैं कि जितना उत्पादन किया है उससे मेरे परिवार की आवश्यकता पूरी होती है और मैं समृद्धि पूर्वक जी पाता हूं। इस भाव की तरफ ध्यान जाता है जब, और जब ऐसा मानव में या परिवार में एक ऐसा फीलिंग रहता है कि हम समृद्धि पूर्वक जी पा रहे हैं, तभी आदमी लाभ हानि मुक्त मानसिकता के साथ में जी पाता है। ऐसा मैं अपने में कुछ कुछ फील कर पाता। ठीक है, आप भी और मतलब जरूरत पड़े तो इसके बारे में बात कर भी सकते हैं, लेकिन जितना मेरा ध्यान गया, तो जब तक ऐसा लगता है कि भैया अभी जितना मेरे पास में है वो पर्याप्त नहीं है और चाहिए, उतना लाभ की दृष्टि जो है वो ज्यादा प्रभावी रहती है, ज्यादा इफेक्टिव रहती है, ज्यादा मोटिवेट करती है। जब एक परिवार की या एक मानव की स्थिति ऐसी बनती है कि मेरे को अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण हो चुका है और हम उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, तो एकदम से नेचुरली ये बड़ा सहज सा है कि शोषण वाला लाभ वाला एंगल जो है वो जो है वो एक तरह से अपने आप डिसॉल्व होना शुरू होता है। तो इसको जो है इस तरह से देख सकते हैं। तो बेसिकली फिर क्या रहता है कि फिर प्रॉपर एक्सचेंज हो रहा है, मेरी भी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, दूसरे की आवश्यकता की भी पूर्ति हो रही है, मैं भी खुश हूँ, दूसरा भी खुश है। इस भाव के साथ में जो है वो व्यक्ति जी सकता है। शुरू-शुरू में हो सकता है कि इसको कल्पना में ला करके एक मॉडल के रूप में देखा जाए, लेकिन जितना हम अभ्यास करेंगे इसके बारे में सोच करके और अपने आप को भी टटोल कर देख पाए रोजमर्रा की जिंदगी में, तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे करके ये लाभ हानि मुक्त विनिमय से क्या कह रहे हैं इस तरफ जो है वो और अपना ध्यान जाएगा। ये इसका एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है, आई थिंक इससे थोड़ा सी क्लैरिटी होती है कि लाभ का मीनिंग रहेगा कम कम देकर अधिक पाना, और बिल्कुल, हानि का जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट। बिल्कुल। तो वो कम देकर अधिक पाना जो है वो एक तरह से शोषण वाली बात हो गई, और वो कम देना अधिक लेना वो भी एक तरह से फिर समाज में जो है ना वो एक यही लग रहा है कि अभी तक ऐसी पॉलिसीज नहीं बनी है कि श्रम का सही मूल्यांकन हो पाए।
क्योंकि अगर सही मूल्यांकन हो रहा होता तो फिर एक्सचेंज में प्रॉपरली ही एक्सचेंज हो रहा होता, कम देना अधिक लेने वाला पॉसिबिलिटी या अवसर भी जो है वो नहीं रहता है। तो अभी ऐसा हो पाता है, इज ए वेरी क्लियर इंडिकेशन कि अभी जो है वो पॉलिसीज जो है वो इसको श्रम मूल्य को प्रोटेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है, या काफी हद तक नहीं। बढ़िया। तो श्रम मूल्य और श्रम विनिमय आधारित विनिमय पद्धति को विकसित करना है ना, तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है, ना? श्रम को इवेल्युएट करना और उसके आधार पर जो है वो फिर एक्सचेंज पॉलिसीज जो है वो, अंतरराष्ट्रीय विनिमय लाभ हानि रहित होना आवश्यक है, जो वस्तु व श्रम मूल्य के रूप में ही सफल है। तो ये स्टेट से शुरू होकर के, एक कंट्री से शुरू होकर के, इवेंचुअली जब हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात करते हैं तो उस लेवल पे भी अभयता तभी रहेगी जब जितना भी एक्सचेंज होगा वो लाभ हानि रहित होगा। जब तक वो लाभ हानि रहित नहीं होगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री का शोषण करता रहेगा, है ना? और वो भी फिर जो है वो समाज में एक तरह से वही जो है भय का वातावरण जो है वो बनाता ही है, फिर आतंक का वातावरण, द्रोह विद्रोह का वातावरण ये बनता है। ठीक है, तो ये हमने इन दो की बात कर ली, उत्पादन सुरक्षा और विनिमय सुरक्षा। इतना ठीक हो गया? अभी जो है ये लास्ट के पेज पर हम ऑलमोस्ट आ गए हैं, मतलब इसके बाद में भी अगला पेज लास्ट ही है। तो ये विद्यायन, विद्याध्ययन, विद्या प्लस अध्ययन, इसको बाबा जी ने एक शब्द बना दिया, विद्याध्ययन सुरक्षा, है ना? तो जो हम शिक्षा वाली बात करते हैं, शिक्षा संस्कार वाली, ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पूरा मध्यस्थ दर्शन है, इस विचार विधि से, या ये ना भी हो, आदमी किसी भी तरीके से समझे, तो तीन तरह के सत्य हैं, स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य। और हमें सत्य को ही समझना है, सत्य को ही अध्ययन करना है। तो इनका अध्ययन करने वाली जानकारी जो है उसको विद्या जो है कहते हैं ना, वही शिक्षा है। तो शिक्षा का काम क्या है कि विद्या को ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हम कैरी ओवर कर पाए, हैंड ओवर कर पाए, यही जो है पूरा का पूरा शिक्षा का काम है। तो स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, ये सत्य को तीन पार्ट्स में मध्यस्थ दर्शन में प्रस्तावित किया गया है ताकि हम देख पाए। तो स्थिति सत्य जो है वो क्या है, पूरे एग्जिस्टेंस को बिल्कुल ब्रॉड रूप में देखें तो सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य प्रकृति। तो पूरा एग्जिस्टेंस क्या है, स्पेस है, स्पेस में एटम्स है, वो एटम्स जो है वो जड़ संसार वाले भी हैं और चैतन्य संसार वाले भी। ये एग्जिस्टेंस ऐसा ही है, ऐसी ही स्थिति है एग्जिस्टेंस की, ये परम सत्य है। ठीक है? फिर उसके बाद में वस्तुगत सत्य, तो इन्हीं से एटम्स वगैरह से फिर वस्तुएं बनी। तो जो वस्तुएं बनी उनकी कुछ अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, उसको हम समझ पाए कि भैया एटम है तो वो कैसा है, पत्थर है तो वो कैसा है, पानी है तो वो कैसा है, फिर पेड़ पौधे हैं, फिर पशु पक्षी हैं, फिर अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं। ठीक है, इन इन सब के बारे में, जैसे आम का पेड़ ऐसा होता है, तो आम का पेड़ ऐसा होता है, जब हम उसकी बात करेंगे तो उसको हम वस्तुगत सत्य के रूप में देखेंगे, है ना? धरती पर चार अवस्थाएं हैं, इसको जब हम देखेंगे तो वस्तुगत सत्य के रूप में देखेंगे। अब और उसके बाद में वस्तु स्थिति सत्य, इसको बिल्कुल एक ट्रांजिएंट स्टेट के रूप में देख देख सकते हैं कि जिसे कहते हैं कि मतलब कोई कोई वस्तु है, कोई एंटिटी है, कोई मानव है और उसकी स्थिति कैसी है, कोई जाति है, कोई पशु पक्षी भी हैं, वो भी जैसे कोई जाति थी, वो कभी कोई पशु पक्षियों की स्पीशीज कभी थी, फिर वो एक्सटिंक्ट हो गई, अपने आप हो गई या मानव की गलती की वजह से हुई। तो ये सब क्या हुआ, ये समय के साथ में बदलाव होता हुआ दिखता है। तो जो ये ट्रांजिएंट, इनको ट्रांजिएंट ट्रुथ के रूप में रखा गया। तो दोबारा से स्थिति सत्य क्या है, सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति। उसके बाद में प्रकृति में बहुत सारी हम अवस्थाएं देख पाते हैं, इकाइयों की एक ब्रॉड
कैटेगराइजेशन देख पाते हैं, उनके बारे में जो सत्य है उसको वस्तुगत सत्य कह रहे हैं, और उसके बाद में एक एक इंडिविजुअल एंटिटी या किसी किसी कैटेगरी के बारे में जो उनकी स्थिति है उसको जब हम ट्रांजिएंट रूप में देखते हैं, इसमें वस्तु स्थिति सत्य में सबसे ज्यादा वेरिएशन रहता है, वस्तुगत सत्य में उससे कम वेरिएशन रहता है, और स्थिति सत्य जो है ये स्थिर है, ये परम सत्य है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये हमेशा ऐसा है। तो बेसिकली शिक्षा संस्कार में ये 3 तरह के सत्य हैं, है ना? इसको ब्रॉडली मध्यस्थ दर्शन से प्रस्तावित किया। अभी पूरी की पूरी एजुकेशन में मोस्टली जो है ना ये वस्तु स्थिति वाला पार्ट जो है यही एड्रेस हो रहा है। तो हम कंप्लीट सत्य को समझते हैं जब, तो उसके बाद में जो है वो एग्जिस्टेंस के साथ में, नेचर के साथ में, मानव के साथ में जीना आसान। अध्ययन को सफल बनाने का दायित्व अध्यापक, अभिभावक, अध्यापन, शिक्षा वस्तु और प्रणाली पर है ना? ये चारों परस्पर पूरक। शिक्षा प्रणाली, अध्यापक, माता पिता, अध्ययन, ये सब में एक सूत्रात्मक होने से ही विद्याध्ययन पद्धति का विकास संभव है, जिससे कृतज्ञता सह अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षा प्रणाली के लिए, शिक्षा नीति के ग्रहण के लिए धर्म नीति, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था रूपी राज्य नीति का निर्भ्रम ज्ञान होना आवश्यक है। बिल्कुल ठीक बात है ना? ये चीजें जो है ये एजुकेशन में हो। अभी हम लोगों के साथ में हम सब ने अपनी एजुकेशन पूरी की है, तो हमने ऐसा देखा है कि ये वाले कंटेंट की एजुकेशन में आवश्यकता थी और एजुकेशन में ये नहीं है। तो दैट बिकम्स ए मोटिवेशन कि भैया ये हमको अगली पीढ़ी तक धीरे धीरे करके इसको शिक्षा में ला पाए, अपने घर के बच्चों के साथ में या जिनके साथ में भी हमारे को अवसर मिलता है उनको ये शेयर कर पाए, अगर रिसेप्टिविटी है सामने वालों की। शिक्षा नीति का आधार एवं उद्देश्य मानव में मानवीयता तथा सामाजिकता होना अनिवार्य है ना? यही शिक्षा नीति का आधार है। इसके बारे में अगर कुछ डाउट है, इसके बारे में अगर कुछ डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन है, तो फिर जो है वो शिक्षा नीति अधूरी है। मानवीयता और सामाजिकता ही शिक्षा नीति का उद्देश्य और आधार है। मानवीयता ही सामाजिकता है, ये सार्वभौमिक तथ्य है। ठीक है, तो इसी इससे आधारित शिक्षा प्रणाली से ही मानवीयता संपन्न नागरिक बनेंगे, तो उसी से सहज तरह पोषण में दृढ़ निष्ठा हो। तो मानवीय दृष्टि, प्रवृत्ति, स्वभाव, ये सहज ज्ञान, विवेक, ज्ञान, समझ, संपन्न, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, ठीक है, संपन्न नागरिकों का निर्माण करना है, जिनमें अति मानवीयता के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। तो हम मानवीयता के लिए काम करें, जैसे जैसे मानवीयता संपन्न मानवों की संख्या बढ़ेगी, धीरे से उन्हीं में से कुछ लोग जो है वो फिर ऑटोमेटिकली अति मानवीयता की तरफ भी अग्रसर होंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे काफी सारी हम देखते हैं कि कंट्रीज में किसी किसी चीज के लिए बढ़ावा दिया जाता है, जैसे सपोज कीजिए कि किसी कंट्री में क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाता है, तो क्या क्या बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट खिलाओ, तो उन्हीं में से ही कोई अच्छा क्रिकेटर भी निकल कर आएगा, उन्हीं में से कोई सचिन तेंदुलकर भी निकल कर आएगा। फिर हम सचिन तेंदुलकर जब कहते हैं तो गॉड ऑफ क्रिकेट कहना शुरू कर देते हैं। फिर कोई फुटबॉल का गॉड निकल कर आता है, कहीं पर हॉकी का गॉड निकल कर आता है। तो हम काफी सारे लोग जब एक 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 तरफ ध्यान देते हैं, तो उन्हीं में से कोई ऑटोमेटिकली निकल करके एक देवी देवता वाली स्टेटस तक पहुंचता है। कई लोग पहुंच सकते हैं, ये संभावना हमको अदरवाइज भी समाज में दिखती है। उसी देवी देवता वाले को ही देव मानव और दिव्य मानव को ही अति मानवीयता कहा गया है। तो मानवीयता का विकास करेंगे, जैसे जैसे इनसे संपन्न नागरिकों का निर्माण होगा, उन्हीं में से अति मानवीयता के लिए भी मार्ग अपने आप प्रशस्त होगा। इसको जो है ऐसे, ये हमने अध्ययन बिंदु में आगे वाली बात जो है की हुई है पहले से, कि शिक्षा नीति की सफलता निम्न सूत्रों से है ना? ये वाली चीजें शिक्षा नीति में आवश्यक है, जो कि अभी मिसिंग है। इनमें से काफी सारी चीजें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा आया, तो एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेते हैं। विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन। अभी चैतन्य पक्ष जो है ये ब्रॉडली शिक्षा में से मिसिंग है, इसको जो है काफी एब्स्ट्रैक्ट माना गया है। मध्यस्थ दर्शन में कह रहे हैं इसके बारे में भी बिल्कुल क्लासरूम में बात हो सकती है, और हम लोगों ने शिविरों में और इन सेशंस में ऐसा करके देखा ही है। मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का अध्ययन। तो अभी तक मनोविज्ञान जो था, जैसा कि
कि मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स हाउ दे थिंक, है ना, 99.9% पीपल थिंक लाइक दिस, ऐसे करके। तो अगर बहुत सारे भ्रमित मानव हैं और आपने उनका सर्वे कर लिया और फिर कुछ कंक्लूजन निकल कर आया, तो हम उसको एक सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मेजॉरिटी ऐसा सोच रही है या बिग मेजॉरिटी ऐसा सोच रही है। यहाँ पर बाबा जी ध्यान दिला रहे हैं और ये भी अपने में वेरीफाई करके फिर हम इसको ठीक ही पाते हैं कि एक संस्कार पक्ष भी रहता है, और ऐसा हो सकता है कि संस्कार पक्ष एक माइनॉरिटी के पास में ही हो, लेकिन जस्ट बिकॉज संस्कार पक्ष एक माइनॉरिटी के पास में है, 1000 में से या लाख में से एक व्यक्ति है या 100 में से एक व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब जैसे कहते हैं कि नेग्लिजिबल हो गया। एक्चुअल में इम्पोर्टेंट यही है, स्वायत्त मानव यही है। और ये जो बाकी जो बिग मेजॉरिटी है, शिक्षा के माध्यम से संस्कार पक्ष को भी जो है हम बढ़ा सकते हैं, और ये बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। ये भी हम अपने में अनुभव कर पाएँ, फ़ील कर पाएँ कि हाँ, ये करने वाली बात है। तो मनोविज्ञान के साथ-साथ मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष का अध्ययन जो है ना, सही क्या है, सही आचरण क्या है, वो क्यों है, इसको बिल्कुल हम लॉजिकली और प्रैक्टिकली इन क्लासरूम में इंक्लूड कर पाएँ। तो शिक्षा नीति की सफलता होगी, ठीक है? शिक्षा नीति की सफलता अर्थशास्त्र के साथ प्राकृतिक और वैयक्तिक ऐश्वर्य के सदुपयोग एवं सुरक्षात्मक नीति का अध्ययन, है ना? प्राकृतिक मतलब नेचुरल और वैयक्तिक मतलब व्यक्ति का, मानव का। तो अर्थशास्त्र में अभी हम लोगों ने सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की बात की है और आदमी के कंफर्ट्स की बात की है। तो अभी ये नेचुरल रिसोर्सेज और इन ह्यूमंस के जो भी ये सारा सब कुछ हमारे पास में, ये प्राकृतिक ऐश्वर्य और मानव के रूप में एक ऐश्वर्य के रूप में हम उपलब्ध हैं ही, इनका सदुपयोग और सुरक्षात्मक नीति है कुछ, उसका अध्ययन जो है हम शिक्षा में ला पाए, पहले हम उसको समझ लें। समाजशास्त्र के साथ मानवीय संस्कृति तथा सभ्यता का अध्ययन, है ना, इसी को इतिहास एवं भूगोल भूगोल के साथ मानव और मानवीयता का अध्ययन, इससे भी लिंक कर सकते हैं। तो हमने इतिहास में, भूगोल में, सोशल साइंसेज में काफी कुछ पढ़ा है, वॉर्स के बारे में, लड़ाइयाँ हुई, और काफी बार तो जिन्होंने लड़ाइयाँ की हमने उसको बड़े ग्रेटनेस का भी दर्जा किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट करके जो है वो इतिहास में पढ़ाया ही जाता है। कोई आदमी निकला और उसने, मैं पूरे विश्व पे राज करूंगा और जो रास्ते में आएगा उनको लड़ाई के माध्यम से, सेना के माध्यम से तहस नहस कर दूंगा। इस सब को हमने पढ़ा है, लेकिन इस सब में मानवीयता क्या थी ये वाला नहीं निकल कर आया कहीं पर भी। ठीक है, तो मानवीयता का अध्ययन जो है वो, ये सोशियोलॉजी, सोशल साइंसेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के साथ में मानवीयता क्या है ये हम इंक्लूड करने की आवश्यकता है। राजनीति शास्त्र के साथ भी मानवीयता की जरूरत है। अभी जितनी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ये मेरे को बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल जब ध्यान गया तो लगा कि आज से 50 साल पहले जितने ग्रेजुएट्स होते थे पॉलिटिकल साइंस में और आज जितने ग्रेजुएट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि गिनती बढ़ रही है। तो अब पॉलिटिकल साइंस ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या उस पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए ज्यादा बच्चों से देश की पॉलिटिकल सिचुएशन पे कुछ फर्क पड़ा? क्या देश की पॉलिटिक्स कुछ अच्छी हुई? क्या उसमें मानवीयता का संरक्षण या संवर्धन हुआ क्या? तो एकदम से ऐसा लगता है कि भैया ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो तो राजनीति शास्त्र में भी इसी तरह से मानवीयता के संरक्षण संवर्धन के नीति पक्ष का अध्ययन जो है वो आवश्यक है। और साहित्य शास्त्र के साथ तात्विकता का अध्ययन, है ना, साहित्य में जिसको हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं बेसिकली, जो बच्चे जब मोस्टली हम देखते हैं ना, तो 12th के बाद में कॉलेज में जाते हैं तो साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स देखते हैं। तो ह्यूमैनिटीज में काफी बार जो है ना वो मानव की फीलिंग्स वाला पार्ट आता है, ये शेक्सपियर का अध्ययन और ये बाकी इस तरह की चीजें जो है, ये सारा साहित्य शास्त्र में। तो फीलिंग्स, वो जेलिसी की फीलिंग, प्यार की फीलिंग, ये सारा का सारा साहित्य में इस तरफ ध्यानाकर्षण किया जाता है। लेकिन उसके साथ में एक मानव की कोई यूनिवर्सल यूनिवर्सल एलिमेंट्स भी है ना? वो जो यूनिवर्सैलिटी है, जो जो तात्विकता है, जो अपने आप में एक सच्चाई है ना? जो यहाँ पर हम मूल्यों के रूप में और नियमों के रूप में रख रहे हैं,
मध्यस्थ दर्शन में, वो तात्विकता की तरफ ध्यान चला जाए, है ना? ये मानव समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व के साथ में जीना चाहता है। इस तात्विकता तक साहित्य कनेक्ट कर पाए, ये इस तरह के साहित्य जो है ना उसकी आवश्यकता है। सिर्फ कहानी के रूप में पढ़ लिया, है ना? कि मतलब कोई कोई स्टोरी है, कोई लव स्टोरी है, किसी ने मार दिया किसी को, है ना? फीलिंग्स ऑफ लव थी, अफेक्शन थी, फीलिंग्स ऑफ जेलसी थी और एक कहानी या नॉवल खत्म हो गया। वो अपने आप में शिक्षा पूरी नहीं है, उसके साथ में तात्विकता जो है उसको include। तो ये वाले 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, ये बाबा जी ने अध्ययन बिंदु में भी ऐसे ही लिस्ट किए हुए हैं और यहाँ पर भी आए हैं कि शिक्षा में आप भी, जैसे हम भी अपने घरों में अपने बच्चों के साथ में अगर बात करना चाहते हैं, तो वेगली कम से कम शुरू में ही इस तरफ ध्यान रहे कि भैया ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये बाबा जी की तरफ से प्रस्तावित है। और बाद में नैतिक सुरक्षा एंड में आ गया, उसका जीवन जागृति पर आधारित है। ठीक है, तो जीवन की जागृति के साथ ही नैतिक सुरक्षा है, तो यही सदुपयोग सुरक्षा का अर्थ। तो इस तरह से अपनी तरफ से ये चैप्टर 16 जो है ये पूरा हो गया। और 4 बजे भी हैं लेकिन समय है हमारे पास में। आप लोग बताएं कुछ और, ये जितनी बात हुई इसके बारे में बात करनी हो, इसको कर सकते हैं बात, और नया चैप्टर जो है वो कल से शुरू कर देंगे। भैया काफी कुछ है इसमें तो, जानने को, समझने को, पहचानने को, टटोलने को, मतलब ये अपने आप में ही एक, मैं भी यही बीच में बोल रहा था अभी कि गुरली के थोड़ा मतलब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बहुत ही फॉर्चुनेट है कि ऐसी चीज के क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो छुपी हुई चीजें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो हमेशा से कहीं ना कहीं मन में थी भी कि कुछ ऐसा हो कि पूरा अस्तित्व या फिर पूरा जो दुनिया है वो एक साथ उनका एक वो होना चाहिए। मतलब जो जो कभी सपने में था वो चीजें जो हैं वो अभी दिख रही हैं। हम्म फिर साथ में ये भी लगता है कि काम बहुत करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना सुन लिया और समझ बन गई है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात ये भैया, एक ये फीलिंग रहे कि हम अकेले थोड़ी हैं। तो हाँ मतलब बिल्कुल। काम बहुत करना है और 700 करोड़ का सिर्फ महेश को ही करना है या संजीव को ही करना है, वो एक फिर से लगता है कि भैया ये तो बहुत सारा काम हो गया। तो भैया बहुत सारे लोग हैं जिनको इस काम करने की जरूरत महसूस हो रही है। एवरीबॉडी इज वर्किंग इन ए सेल्फ मोटिवेटेड वे, ये अपने आप में बड़ा बल देता है। नहीं, काफी वैसे जो राइटिंग है काफी वो अपने में ही कई शक्तिमान है। और मैं यही अभी बोल रहा था कि 95 से 98% इसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि जो कि डायरेक्टली आप उसको मतलब आप ले ग्रहण कर सकते हैं उसको, आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ना ही होगी। कुछ 1-2% में आपको कभी लगेगा कि यार ऐसा मतलब डिबेट कर सकते हैं उस पर, और शायद जो है वो उस पर भी फिर बात वही निकलेगी कि तो बाबा जी ने एनकरेज किया ही है कि डिबेट करो, चर्चा करो, डिस्कस करो, क्लियर हो अपने आप में, क्योंकि आदमी लगेगा तो तभी जब क्लियर हो जाएगा। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी। नमस्ते दीदी। बहुत लोगों ने अपने नीड्स को आधारित किया कि हमारे नीड क्या क्या है, हम काउंट करें सब कुछ, सारी चीजें काउंट करें कितनी हमारी चीजें रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद फिर एक दूसरे से हम क्या ले सकते हैं। मतलब ये भी काम चल रहा है, जो कि मुझे लगता है क्योंकि ये विनिमय की बात आई तो इस पर मैंने कहा कि मतलब आवश्यकताएं जब हम अपनी निश्चित कर लेते हैं और एक दूसरे से ले सकते हैं, माने इस तरह से भी परिवार जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है वो एक समूह में रहे, एक कम्युनिटी में रहना जरूरी नहीं है, बट एक्सचेंज ऑफ चीजें हो सकती हैं श्रम के ऊपर। स्मॉल चीजों से हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम
आज जब गिफ्ट खरीद के देते हैं, इससे अच्छा हम धीरे धीरे गिफ्ट अपने घर से बना कर दें और वहां से एक छोटी छोटी शुरुआत हो सकती है। और ये भी ऐसी भी ऊटपटांग चीजें भी नहीं बनाए जो मतलब एकदम वेस्टफुल है, समझदारी के साथ। मतलब मेन चीज है कि समझदारी उसमें लगे और वहां से हमारी छोटी छोटी शुरुआत हो, क्योंकि ये जब हम देने लगेंगे, ये जो हमारा जो देने का भाव रहेगा और जिसको हम देंगे, क्योंकि उसको वो श्रम मूल्य का जो वैल्यू रहेगी, ये मुझे लगता है ऐसा एक शुरुआत हो सकती है। ये आपने गिफ्ट शब्द यूज किया ना, ये मेरे को काफी बार ये मतलब इस तरफ ध्यान जाता है, मतलब आई एम श्योर सभी का जाता होगा, जैसे जैसे हमारी वोकेबुलरी ये बढ़ती है और बाबा जी ध्यान दिलाते हैं। जैसे वस्तु मूल्य को उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य, इन दोनों है ना को जोड़ करके वस्तु मूल्य रखा। तो जब हम कोई गिफ्ट की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट भी एक फिजिकल वस्तु ही है मोस्टली, तो उसका भी एक उपयोगिता मूल्य रहेगा और उसका भी एक कला मूल्य रहेगा। तो बस अपना ध्यान बना रहे हर चीज की तरफ कि उसमें कितना उपयोगिता मूल्य है और कितना कला मूल्य जो है, मतलब ये जो है वो दोनों अलग अलग चीज है, इस तरफ ध्यान रहे। हम गिफ्ट का भी और बाकी सब चीजों का भी मतलब जो है वो उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य इस रूप में एक जो है वो इन द इनिशियल स्टेजेस इसकी इस तरह से देखने की तरफ जो है वो ध्यान दिया। मैं आपको एक बड़ी मतलब मजाकिया सी स्थिति है, मतलब जैसे रियल लाइफ टाइप का ही एग्जांपल है, हुआ नहीं लेकिन होने वाला था। जैसे कुछ दिन पहले मैं सॉक्स पहनने लगा था, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एकदम से मेरा ध्यान गया और ध्यान जब गया तो मैं खुद भी आई स्माइल्ड टू माई सेल्फ, कह रहे अच्छा यार ये भी बढ़िया चीज है। तो मैं जब सॉक्स पड़ी थी तो मोस्टली सॉक्स जोड़े में ही बंद के पड़ी रहती है, तो सॉक्स जैसे पड़ी थी तो वो खुली थी, तो लाइट थोड़ी कम थी, तो मैंने अपनी समझ से 2 सॉक्स उठा ली, ठीक है। और फिर जब पहनने लगा जब लाइट में, तो देखा कि भाई वो दोनों जो है ना वो अलग अलग रंग की आ गई हैं, एक डार्क ब्लू आ गई है और एक लाइट ब्लू आ गई है। और फिर मेरा ध्यान गया कि उपयोगिता मूल्य के हिसाब से मैं दोनों इन जुराब को पहन लूं तो शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अपने में सोच के देखा जाए, मैं एक सॉक्स पहन रहा हूँ दोनों पैर में, एक पैर में बिल्कुल डार्क भैया। ब्लू पहन ली और एक पैर में लाइट ब्लू पहन ली, तो शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, शरीर विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड। अब किसको फर्क पड़ रहा देखने वाले को, खुद को। है? तो मन को तो है ना, तो मतलब मैं एकदम से मेरे को लगा रहा यार ये तो उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य जो है ना, ये थोड़ा सा ये यहाँ पर इट इज प्लेइंग इट्स रोल। तो मतलब कितनी बार ऐसा रहता है कि शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें फिर भी फर्क पड़ रहा है। तो हमें फर्क पड़ रहा है, मुझे फर्क पड़ रहा है, देखने वाले को फर्क पड़ रहा है, तो वो किस चीज को फर्क पड़ रहा है? तो जैसे ना मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, ये इस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए बड़े सिंपल से एग्जांपल्स जो है ना, जितने समझ में भैया, ये आप बात करने जाए ना, मैं शुरू में काफी स्ट्रगल किया, मतलब वो जिसे कहते हैं कि ये बड़ा चैलेंजिंग सा लगता है सामने वाले को। सामने वाला कहता है मैं आत्मा को नहीं मानता। अभी भैया आत्मा को नहीं मानता, मैं सिर्फ शरीर हूँ, ब्रेन ही चलाता है शरीर को, या कुछ और होता है शरीर को चलाने वाला, तो वो कुछ और होता है या नहीं होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑन दैट। ठीक है, तो जितने हम रोजमर्रा की जिंदगी से सिंपल एग्जांपल्स देख पाए, तो वो अपने को भी अच्छा लगता है थोड़ा सा ध्यान जाने से, और मेरे को लगता है कि उसको जहां मौका मिले फिर चर्चाओं में यूज भी किया जा सकता है। तो ये मेरे साथ में कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, तो मेरा ध्यान इधर गया भैया के ऐसे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भैया। बढ़िया भैया। भैया ऐसे ही अगर उपयोगिता पता चल जाए, एक मतलब एक छोटी सी जुराब से लेकर एक बड़े से एयरक्राफ्ट तक, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी बात। मुझे भैया आपकी बात से ध्यान आया, मैं एक्चुअली एक दिन ऑफिस जा रही थी और मैं 2 अलग-अलग जूते पहन गई जल्दी में और मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, बाहर जाके मेरी कोलीग ने बोला, अरे आपने तो 2 जूते अलग ही पहने हुए हैं।
सो इतनी जल्दी में थी कि वो भी नहीं ध्यान गया। तो जब भैया ध्यान गया तो फिर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं फर्क पड़ा? फिर मन में क्या चला? मतलब वो इतना हंसी का मौका था, लाइक इट वाज वेरी स्ट्रेंज। ऑब्वियसली मतलब शरीर को तो नहीं फर्क पड़ा क्योंकि हाँ, वो इतने घंटों से ही नहीं फर्क पड़ा था उसको, 3-4 घंटे एग्जैक्टली बाद रियलाइज हुआ। एग्जैक्टली। भैया कला के नाम पे उपयोगिता पे एक छोटी सी चीज आपके ही उदाहरण से जोड़ना चाहूंगा। एक हमारे फैमिली में ही है जिनका साउथ दिल्ली के अंदर ही काफी रेस्टोरेंट्स हैं इम्परफेक्टो के नाम से। तो हम एक जगह पे कहीं कॉमन डिनर पे मिले थे। तो वो दो ब्रदर चलाते हैं, हमारी मेरी ही एज के हैं। तो वो दोनों ने अलग अलग सॉक्स पहनी हुई थी पाँव में, अच्छा डेलिबरेटली, अच्छा क्योंकि उनके रेस्टोरेंट का नाम इम्परफेक्टो है। तो वो कह रहे थे कि ये कला मूल्य में वो चीज जस्टिफाइड है, और वो जान के कभी ऐसा सिलवाते भी हैं जिसमें जो कमीज की एक बाजू अलग और एक अलग। ओके तो तो ठीक कला है। के माध्यम से आप किसी भी चीज को जो है वो कैसे भी, मगर अगर जैसे आप बता रहे हैं कि आप दोनों या दीदी अलग वो पहन के चले गई थी, तो एक सडन शॉक लगता है। हाँ, मगर जब आप उसको एक्सेप्ट करके पहन रहे हैं कि हाँ ये तो मतलब मैं तो इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि ये तो मेरे ब्रांड के साथ जाता है, जस्टिफाइड है। हम्म तो यहाँ पे जो है मन वाली स्थिति और वो वाली जो है वो कितने हम्म अच्छे से काम करती हुई दिखती है, समझ में बनती है। हाँ, मतलब वो उसके जरिए कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब उसको करके वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ एक चीज अपना। या दीदी उन्होंने वो चीज मान ली है, खुद ही मान ली है। अगर उनका कोई मजाक भी उड़ाएगा तब भी वो कहेंगे जी मैं तो अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा हूं। मगर यहाँ पे हमारे को थोड़ा शर्म लगेगी कि ऑफिस के कलीग्स क्या कहेंगे, यार ये तो अलग अलग जूता पहना हुआ हम्म, है। बस इसके यही अंदर थोड़ा सा एक वो जो है डिफरेंस वहाँ पे दिखता है। जी, इसमें एक चीज और है, तो मैं थोड़ा सा मैं भी एक एग्जांपल दूंगा, लिबर्टी ले रहा हूँ, टाइम हाँ फालतू हो हाँ गया लेकिन फिर नहीं भी नहीं कोई नहीं कोई नहीं। वो लोगों के अंदर मैंने देखा है कि मेरी सिस्टर है तो उसका ना फैशन स्टूडियो है। तो वहाँ पे ना कई लोग आते हैं, तो कई बार मैं इवनिंग में वहाँ होता हूँ, तो कई डिफरेंट पर्सनालिटीज से मिलने का, जानने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे एक जो सबसे प्रचलित चीज ये रहती है कि एक ड्रेस जो ये हमने ना ये एक फंक्शन में रिपीट कर एक एक फंक्शन में पहन ली है, तो ये ना दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम। हम्म, तो कई बार आपने देखा हो, ये तो एक सॉक्स और दूसरे सॉक्स की बात है, यहाँ तो लोग है ना अपनी ड्रेसेस को भी रिपीट करने से डरते हैं हम्म, कि मतलब ये ऑलरेडी मैंने पहन ली है और इसको पहन के मैंने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट कर दिया है, अब हम्म, मैं दोबारा फोटोग्राफ खींच के इसकी डालूंगी तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो रिपीट करके ड्रेसेस पहनती है, ये पहनता है। हम्म, और एक इसका दूसरा साइड ये है कि मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो मैंने ना एक ही ब्रांड की एक ही कलर की 4 डेनिम्स रखी हुई हैं। तो मेरे को ये लगता है कि यार हर रोज सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी डेनिम पहननी है, जो हाथ में आए एक ही कलर की है वो पहन के। उसके साथ ब्लैक कलर की ही सारी टी शर्ट्स रखी हुई हैं, तो या शर्ट्स रखी हुई है, कुछ सोचने की पड़ेगी नहीं जरूरत भी, ये निकाला, ये पहना और सुबह चले गए। तो मेरे पास एक ही जैसे 4 कपड़े हैं, लोग एक ही कपड़े को दोबारा रिपीट करके पहनना नहीं चाहते। तो हाँ, महेश भैया वाली बात भी थोड़ी सही है कि एक्सेप्टेंस के ऊपर है कि भी अगर आप एक्सेप्ट करके पहनो तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करके पहनो मतलब अपनी अवेयरनेस के साथ वो एक्सेप्ट ना हो आपको, हम्म, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। हम्म। तो भैया इस सब में ना मतलब एक चीज की तरफ मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ध्यान बना रहे कि इसमें ना मतलब हम कला मूल्य को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कही जा रही है। ठीक है, ये भी एक रुचि मूलक आस्वादन का एक पार्ट है। मतलब किसी आदमी को कोई रंग अच्छा लगता है ना, और वो उसके कपड़े या उसका घर का दीवार या बाकी चीजों में वो वाला रंग ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो ये कोई डिफेक्ट नहीं है। इसको इसको किसी भी तरीके से नेगेटिवली देखने की भी आवश्यकता नहीं है कि भैया किसी 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 के जीने में कहीं पे कला मूल्य दिख गया, कला मूल्य को प्रदान दे रहा है, अरे भैया तू तो बच्चा ही रह गया, ग्रो अप मैच्योर, ये इन चीजों को छोड़ दो, ऐसी कोई बात नहीं।
सिर्फ बात इस चीज की कर रहे हैं कि एक उपयोगिता मूल्य होता है और एक कला मूल्य होता है। ठीक? तो गलतियां क्या रहती हैं, जो मोटा मोटा सा मैंने देखा कि कला मूल्य जो है ना वो डोमिनेंट हो जाता है ना। किसी तरह के कपड़े पहनने हैं, बेशक वो अनकंफर्टेबल भी लग रहे हो, ठीक है। वंस इन ए वाइल कोई कंपल्शंस रहती हैं, कोई सामाजिक परिस्थितियां रहती हैं, वो ठीक है। अब वो आदमी के ऊपर वो कितनी परिस्थितियां हावी हो जाती हैं, ये अपने में एक देखने वाली बात है। तो मेरे को कोई रंग अच्छा लगता है, आपको आपको राहुल भाई किसी इस तरफ ध्यान नहीं जाता, आप एक ही रंग की शर्ट रोज पहन लेते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। किसी को लगता है कि भैया मेरे को रोज एक ही रंग की शर्ट नहीं पहननी है, रंग बदल बदल के पहननी है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है भाई, है ना। अब चारों शर्ट एक ही, चारों जीन्स एक ही रंग की हो या उसमें रंग में फर्क भी आ जाए, मतलब उससे क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन लेकिन सारा आस्वादन जो है वो वस्तुओं से ही आएगा। ये अपने आप में जो है ना वो भ्रमित परंपरा की तरफ, भ्रमित मानसिकता की तरफ लेकर जाता है। वस्तुओं का एक रोल है, उस रोल में वस्तुओं में कुछ कला मूल्य वाला पार्ट है, उससे कुछ मन को अच्छा लगता है, वो वाला आस्वादन भी थोड़ा बहुत आ रहा है, वो कोई उसमें हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन न्याय धर्म सत्य की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है और प्रिय हित लाभ में ही जी रहा हूँ, ये भ्रमित अवस्था की एक्सट्रीमिटी वाली बात है। न्याय धर्म सत्य की तरफ ध्यान है, उस तरफ बढ़ रहा हूँ, बीच में प्रिय हित लाभ का भी जो जितना समावेश है वो आ रहा है। इसमें कोई इसको नेगेटिवली हम रखें भी ना, मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब है ना। और अपने मन में भी धीरे से टटोल कर देखे कि भाई क्या मैं इसको नेगेटिवली कहीं मैंने देखना तो नहीं शुरू कर दिया है। तो मेरे को जब मैं देखता हूँ तो मेरे को इसमें कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं लगती है ना। सिर्फ इतना लगता है कि सारा का सारा सुख का सोर्स ये इसी रुचि मूलक की तरफ से आएगा, सिर्फ रंग से आएगा या कपड़े के डिजाइन से आएगा। वो वो जो है ना फिर उस पे ऐसा लगता है कि हाँ अभी यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। अदरवाइज ठीक है, मतलब कपड़े कपड़े बेडशीट मतलब जो भी है जैसे भी है, गाड़ी का रंग अपने जो पसंद आता है उस रंग का लिया जाए। तो ऐसा नहीं कि जब मतलब वो हमारे को ऐसा लगना शुरू हो गया और हम घर में ये पॉलिसी बना दे कि सबके कपड़े एक ही रंग के होंगे, ऐसा ना माना जाए। है ना राहुल भाई। नहीं, इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हम इसको मतलब ये वो बात करते हम आ सकते हैं कि अभी तक तो मतलब जब तक हम 4.5 क्रियाओं में हैं तो हम मोस्टली प्रिय हित लाभ में जीते हैं और रुचि मूलक आस्वादन रखते हैं। तो मेरा प्रिय ये है, मुझे हितकारी ये है, मेरे लाभ का ये है, वो बात करते हैं। तो लेकिन जब हम न्याय धर्म सत्य दृष्टिकोण से जीना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे न्याय धर्म सत्य जीने से हमारा न्याय धर्म सत्य से हमारा प्रिय हित लाभ नियंत्रित हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना। तो प्रिय हित लाभ खत्म हो जाता है, ये बात नहीं कही गई है कहीं पर भी, जी जी और ना जी। इसकी आवश्यकता भी है। हम्म, बहुत बढ़िया, या मेरे को बहुत ऐसा लगता है उसकी आवश्यकता नहीं रहती, खत्म हो जाता है नई बात है, मगर उसकी हाँ आवश्यकता नहीं आवश्यकता रहती। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जितना क्योंकि रुचि मूलक चाहिए उतना आदमी लेता भी रहेगा, लेकिन जिंदगी जो पूरी की पूरी रुचि मूलक में ही निकल जाएगी, वैसा नहीं होता है। अभी पूरी धरती खराब हो रही है, उसका मूल कारण ये है कि बिग मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वो रुचि मूलक में जी रहे हैं। एग्जैक्टली वो डिसबैलेंस है। एग्जैक्टली। बढ़िया भैया। इसमें एक चीज और भैया मैं थोड़ा सा लूंगा। हाँ अभी हम वो विनिमय कोश और हम उत्पादन में बात कर रहे थे, तो उसका कनेक्शन ना डायरेक्ट इसके साथ भी बैठ रहा था भैया। जो लास्ट वीक हमने संडे को वो बौद्धिक क्षेत्र में जो फर्स्ट पॉइंट हमने किया था, जिसमें समृद्धि का प्रमाण की बात करी थी, असंग्रह की बात करी थी। तो असंग्रह जो है प्रवृत्ति है, जो समृद्धि का जो भाव है, वो भी हमको इससे लाभ हानि से मुक्त करता है ना। हाँ जैसे व्यय व्यय के लिए आय या आय के लिए व्यय, जो हमारी लास्ट वीक चर्चा हुई थी,
मैं ड्यूरिंग द वीक इसके बारे में सोच रहा था, तो इसलिए माइंड में आया। तो वो लाभ हानि के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बैठ रहा है कि मतलब जब हमारे देखो पास लाभानी के साथ भी कनेक्शन बैठ रहा है और विश्वास और अभयता के साथ में भी बैठ रहा है भैया। काफी बारी ना जब हमें विश्वास की कमी रहती है या भय रहता है तब भी संग्रह प्रवृत्ति बढ़ती है। ये भी हम अपने आप में एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, जी जी है ना। सब ये बड़ी बड़ी नेचुरल सी चीजें हैं और अपने पे ही हम फील कर सकते हैं। जितना ऐसा लगता है कि समाज में अव्यवस्था है, पता नहीं कल को कोई चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब वो एक थोड़ा सा भय का फीलिंग आता है तो फिर एक होर्डिंग की तरफ जो है वो फिर जो है संग्रह प्रवृत्ति जो है वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती है। जी जी तो मतलब जैसे कि घरों में भी देखें कई बार ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो भी अपने पैसे वैसे भी बिल्कुल प्राइवेटली अलग अलग रखते हैं। कई बार ऐसा भी एग्जांपल दिखता है, लोगों के हाँ मजाक में भी बातें होती हैं अपने कजन्स वगैरह के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, भैया मैं तो अपना कोष अलग रखती हूँ, है ना। मतलब वो साइड में तो मतलब वो मैं काफी बार इसको ऐसा देख पाता हूँ कि भैया जब विश्वास रहता है तो ये कोष वगैरह अलग रखने की जरूरत नहीं महसूस होती। ये जब विश्वास नहीं होता तो फिर जो है ना वो फिर जो वो अपना अपना जो है ना वो संग्रह वाला पार्ट जो है वो अलग अलग होना शुरू होता है। तो जिस तरह से हम फैमिली में देख पाते हैं, है तो फैमिली भी ह्यूमंस का इंटरेक्शन ही, बड़ी इजीली इसको हम ना एक्सपेंड करके सोसाइटी के मॉडल को भी कल्पना में ला सकते हैं। जी जी जी। और विश्वास भी अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो वो दोनों विश्वास, मतलब स्वयं में भी और संबंधों में भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा रहा आज का सेशन। हस्बैंड को बोलिए बोलिए दीदी बोलिए। देते हैं और उसके ऊपर वो ब्याज भी लेते हैं। मैं तो हैरान अच्छा I was shocked. I didn't know this also exists. अच्छा चलो ठीक है दीदी। अब भ्रमित परंपरा में कई मॉडल्स निकलेंगे, हम जागृति की तरफ ज्यादा ध्यान दें, मेरे को लग रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बढ़िया है। कल फिर चैप्टर 17 शुरू करते हैं। ये चैप्टर 17 जो है ये जीवन क्रिया को काफी डिटेल में बाबा जी ने रखा है इसको, ठीक है। तो अगर आपसे जिससे संभव हो पहले से ही अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी देख सकें 2 पेजेस टाइप और ड्यूरिंग द वीक भी थोड़ा देखें, एंड वील ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल। कम से कम वो जीवन क्रिया का टेबल अपने मन में क्लियर रखें। सेशन में बैठते टाइम हम किताब सामने रखेंगे, काफी सारी चीजें हमें विदाउट डायग्राम रखनी पड़ेंगी। 1-2 बार मैं कोशिश करूंगा डायग्राम भी आपके सामने शेयर कर दूं, लेकिन मतलब ये समझने में ज्यादा आसानी होगी अगर डायग्राम हमेशा हमारे हमारे मन में बना रहेगा, या आप अपने सामने कहीं पर कागज पे उस डायग्राम को जीवन क्रिया वाले जो चार्ट है उसको रख लें रेफर करने के लिए, तो आसानी रहेगी समझने में। ठीक है बढ़िया, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू भैया जी सभी भैया, को। थैंक यू सभी सभी को। को नमस्ते। Thank you, थैंक यू भैया। संजीव भैया, नमस्ते नमस्ते भैया। सभी नमस्ते को। सभी को। नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते सर।